हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस। यदि आप स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्क करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, पीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपी टेट, जो भी एक्स्ट्रा वाइजेड कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी की, अगर उस एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में हिस्ट्री टॉपिक है तो दोस्तों आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपके लिए जो 25 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस रोज़ डेली इस चैनल में प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स के हिस्ट्री से। दोस्तों आपके सभी चैप्टर से या फिर सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस चैनल में आपको प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी सफलता में हमारा योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस। आपका पहला क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास। आपके लिए दोस्तों सभी क्वेश्चंस के लिए आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा, उसमें आपको अपना आंसर पिक करना है और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करना है। आपको बताना कि आपके कितने आंसर सही थे और कितने गलत थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आज का आंसर आपका जो वह है घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? तो आंसर आपका घोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों नेक्स्ट आपका गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बोधि वृक्ष। दोस्तों गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था, आपको याद रखना है, कुशीनगर में, यानी कि कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी 483 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? तो 4 ऑप्शनों के पास, ए बोधि वृक्ष, बी कमल, सी घोड़ा, डी चक्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, कमल। दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन को कमल से बताया जाता है। दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन से कमल और बैल दोनों ही संबंधित रखते हैं, तो आपको दोनों ही याद रखने, कमल और बैल। यहाँ पे यदि बैल होता तो वह भी आंसर हो सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? दोस्तों गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? 4 ऑप्शनों के पास, ए चन्ना, बी कंथक, सी देवदत्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है गौतम बुद्ध का सारथी था ऑप्शन नंबर ए, चन्ना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चन्ना इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शनों के पास, ए सारथी, बी घोड़ा, सी नौकर और डी पत्नी। कंथक गौतम बुद्ध का क्या था आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, कंथक गौतम बुद्ध का एक शाही घोड़ा था। आपको याद रखना है, कंथक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। 4 ऑप्शन के पास, ए रामायण, बी महाभारत, सी वेद और डी रामचरितमानस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जिसकी रचना की है वेद व्यास जी ने। तो आपको याद रखना, वेद व्यास जी ने की है महाभारत की रचना और यही है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बोगोज कोई अंजिले के अभिलेख भी लिखा रहता है कई बार, तो कहाँ खोजा गया? तो 4 ऑप्शन के पास, ए भारत, बी ईरान, सी सीरिया और डी टर्की या तुर्की। हिंदी में इसको तुर्की बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टर्की बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अपना आंसर पिक करना है और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है ऑप्शन नंबर डी, टर्की। दोस्तों बोगोज कोई अभिलेख टर्की में था, अभिलेख टर्की में था।
ठीक है दोस्तों, आपका अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की है? दोस्तों अष्टांग संग्रह की रचना किसने की है? 4 ऑप्शन आपके पास, ए बाणभट्ट, बी बागभट्ट, सी हर्ष और डी पाणिनि। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, पहले आप अपना आंसर पिक कर लिया करिए, उसके बाद में आप अपना आंसर चेक किया करिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट। दोस्तों अष्टांग संग्रह की रचना बाणभट्ट ने की है, जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड है। अष्टांग संग्रह है जो वो आयुर्वेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? आपको बताना है कि 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन के पास, ए चालुक्य पल्लव और पांड्य, बी चालुक्य राष्ट्रकूट और यादव, सी चालुक्य परमार और सोलंकी और डी है चोल चेर और पांड्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चालुक्य, पल्लव और पांड्य, ये इनके तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष 8वीं सदी में हुआ था। दोस्तों 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष इन्हीं तीनों के बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास, ए चेर, बी चोल, सी पांड्य और डी पल्लव। तो जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी चोल। दोस्तों कोरोमंडल शब्द है जो चोल राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ये वाला जो तट कहलाता है केरल वाला, उसको मालाबार तट कहते हैं, और जो तमिलनाडु वाला और आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, वह यहीं से संबंधित है, जो कि चोल राज्य से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए है पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, ऑप्शन बी है चेरों की राजधानी बंसी थी, ऑप्शन सी है विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, या फिर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्योंकि पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, सही है। चेरों की राजधानी बंसी थी, यह भी सही है। विदेह की राजधानी मिथिला थी, यह भी सही है। तो उपरोक्त तीनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? आपको बताना है कि ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है। 4 ऑप्शन के पास, ए अग्नि, बी वरुण, सी इंद्र और डी सोम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, आपको अपना आंसर पिक करना है, उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में है? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में है? तो 4 ऑप्शन के पास, ए अंतीचक, बी बसार, सी चंदीमानु और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अंतीचक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतीचक गांव में थी, जिसका निर्माण राजा धर्मपाल ने करवाया था, और जिसको नष्ट किया था दोस्तों बख्तियार खिलजी ने। तो आपको याद रखना है, इसका जो विक्रमशिला था विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की थी राजा धर्मपाल ने, और इसको जो नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन के पास, ए क्रकुचंद, बी अमिताभ, सी मैत्रेय या डी कनक मुनि। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य का बौद्ध मैत्रेय को कहा गया है, यही बौद्ध का उत्तराधिकार माना गया है महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन 2 वंशों ने राष्ट्रकूट के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था? तो 4 ऑप्शनों के पास, ए प्रतिहार और परमार, बी प्रतिहार और चंदेल, सी प्रतिहार और चोल और डी है प्रतिहार और पाल। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी प्रतिहार और पाल।
दोस्तों 8वीं सदी में राजपूत काल में 3 वंश प्रमुख थे। एक था राष्ट्रकूट वंश जो कि दक्षिण भारत में था, दक्कन वाले हिस्से में, और जो प्रतिहार था दोस्तों गुर्जर प्रतिहार, वह उत्तर भारत में सक्रिय था। और जो पाल वंश है दोस्तों वह बंगाल वाले क्षेत्र में सक्रिय हुआ करता था। तो ये तीनों वंशी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और बहुत प्रमुख कहलाते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वंश ब्रह्मा क्षत्रिय वंश कहलाता है? दोस्तों कौन सा वंश ब्रह्मा क्षत्रिय वंश कहलाता है? तो 4 ऑप्शन के पास ए सेन, बी पाल, सी प्रतिहार और डी चालुक्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सेन। दोस्तों सेन वंश को ही ब्रह्मा क्षत्रिय वंश कहा जाता था, जिसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी और यह बंगाल वाले जोन में आता था, बंगाल। दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वह 11वीं और 12वीं शताब्दी के समथिंग हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शनों के पास ए नागनाद, हर्ष, बी मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, श्री मत्स्यकटिक शूद्रक या रत्नावली राजशेखर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर रत्नावली राजशेखर, क्योंकि दोस्तों यही इसका मिलान सही नहीं है। रत्नावली की रचना उदयन ने की थी, आपको याद रखना है, उदयन ने। और बाकी नागनाथ की रचना हर्ष के द्वारा की गई थी, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त मत्स्यकटिक शूद्र के द्वारा। ये तीनों सही हैं, बल्कि यह चौथा सही नहीं। इसकी स्थापना रचना की गई थी उदयन के द्वारा। और दोस्तों उदयन ने ही पटना नामक शहर बसाया था, जिसका पूरा नाम था पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? तो 4 ऑप्शन के पास ए राज्यवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने ही परम सौगात की उपाधि की धारण की थी। ठीक है दोस्तों, इनकी जो बहन थी राजश्री, उनके पति की हत्या गौड़ शासक शशांक ने कर दी थी और उसको बाद में बचाया था हर्षवर्धन ने। और लास्ट में जब राज्यवर्धन गया था उसको उनसे बदला लेने गौड़ शासक शशांक से, तो उसने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद हर्ष गया था और उसने वहाँ पे जीत हासिल की थी और अंत में राजश्री और हर्ष ने राज शासन चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? तो क्वेश्चन आपका गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? तो 4 ऑप्शन के पास ए पल्लव, बी राष्ट्रकूट, सी चोल और डी वर्धन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट। दोस्तों गुप्त राजाओं के बाद राष्ट्रकूट राजाओं ने ही गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? तो 4 ऑप्शन के पास ए सातकर्णी प्रथम, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी यज्ञश्री सातकर्णी या फिर डी हाल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सातकर्णी प्रथम। दोस्तों सातकर्णी प्रथम ने ही सर्वप्रथम अपने नाम के सिक्के चलवाए थे और यह सातवाहन वंश का राजा था। दोस्तों सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में एक्टिव था उस टाइम पर, जिसका राजवंश था कर्नाटक से लेकर एमपी गुजरात तक फैला हुआ था। दोस्तों यह एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ था? दोस्तों योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ था? तो ऑप्शन के पास ए रोहतक, बी मगध, सी राजस्थान, डी उज्जैन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए रोहतक। दोस्तों रोहतक इज़ द राइट आंसर। योद्धाओं का प्रमुख स्थान रोहतक था। और दोस्तों योद्धाओं के जो प्रमुख देवता थे वह कार्तिकेय थे, कार्तिकेय। तो आपको याद रखना है कार्तिकेय थे योद्धाओं के प्रमुख देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? दोस्तों समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो 4 ऑप्शन के पास ए हस्तिवर्मन, बी मंत्रराज, सी नीलराज या डी विष्णुगुप्त। तो 4 ऑप्शन में आपका आंसर पिक करना है आपको। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विष्णुगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था,
जिसका उल्लेख दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ में मिलता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है जो, उसमें विष्णुगुप्त का उल्लेख मिलता है और यह पल्लव वंश का राजा था। पल्लव वंश का राजा था विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? दोस्तों 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया था? तो 4 ऑप्शन के पास, ए हस्तिवर्मन, बी समुद्रगुप्त, सी पुष्यमित्र शुंग या डी प्रवरसेन प्रथम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रवरसेन प्रथम। दोस्तों प्रवरसेन प्रथम यह वाटक वंश, वाकाटक जो कि कर्नाटक वाले हिस्से में था, वाकाटक वंश, दोस्तों उस वंश का राजा था प्रवरसेन प्रथम। और इसने ही 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। दोस्तों जो वाकाटक वंश था उसकी स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने, विंध्य शक्ति ने, ठीक है। और जो दोस्तों वाकाटक वंश के जो शासक थे वह गुप्त वंश के समकालीन थे, मतलब जो उत्तर भारत में गुप्त काल का चल रहा था तब नीचे वाकाटक वंश का भी शासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है? आपको बताना है कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है? तो 4 ऑप्शन के पास, डी आर भंडारकर, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी आर पी चंद और डी है विलियम जोन्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। दोस्तों विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया है, जिसमें इसको सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहा गया है। दोस्तों दोनों नाम आपको याद रखने हैं, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? दोस्तों किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? तो 4 ऑप्शन के पास, ए मौर्य, बी गुप्त, सी पल्लव और डी चोल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। दोस्तों मौर्य शासक बिंदुसार थे, उन्होंने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम, आपको याद रखना है एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए थे। और बिंदुसार के राज्य में ही दोस्तों डायमेकस नामक सीरियाई राजदूत था, आपको याद रखना है डायमेकस नामक राजदूत था जो कि सीरियाई था, किसके राज्य में? बिंदुसार के राज्य दरबार में, ठीक है। दोस्तों अशोक की जो 13वां शिलालेख है उसमें भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है, आपको याद रखना है। अशोक के 13वें शिलालेख में जो सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।